नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। राष्ट्रपति पद के लिए पिछले कुछ महीनों से कई बड़े नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद का नाम तय कर सबको चौंका दिया है। कोविंद दलित समुदाय से आते हैं और यही वजह है कि उनका नाम विपक्ष को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष कोविंद के नाम पर सहमत होगा, क्योंकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि बीजेपी ने बिना आम सहमति के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी इशारों में चुनाव का संकेत दे चुके हैं। तो मायावती ने कहा है कि विपक्ष अगर काबिल उम्मीदवार उतारे तो अच्छा होगा। आज 5 की पंचायत में हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं। आज का सवाल है कि क्या यूपी और दलित मोदी का राष्ट्रपति फॉर्मूला है। के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। जो एक्सरसाइज उन्होंने की थी सब पॉलिटिकल पार्टीज से, तो उसका लगता है कि एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि नाम तो उन्होंने किसी पे चर्चा की नहीं, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं बताओगे तो आम सहमति कहां बने। जो निर्णय लिया है बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में और जो नाम तय किया है रामनाथ कोविंद जी का, उस बारे में अमित शाह जी ने उद्धव जी को पूरी जानकारी दी है और समर्थन मांगा है। देश की आजादी के बाद एक बार छोड़कर जिस समय इमरजेंसी को देश की जनता ने हराया था, उसके बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जब नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे बिना कोई कंटेस्ट के, वो एक ही बार हुआ। बाकी हर बार राष्ट्रपति के चुनाव में कंटेस्ट हुआ। अब उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तय करेंगे 22 तारीख को। मतलब 23 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वो अकलमंद को इशारा काफी है। तो इशारा काफी है और अक्लमंद सभी अपने आप को समझते भी हैं। हमारे साथ इस वक्त सुदेश वर्मा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही राजीव त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस के, अभय कुमार दुबे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश जी, मुबारक हो आपको एक बार फिर। सभी को, चाहे मीडिया हो चाहे विपक्ष हो, सारे राजनीतिक दल आश्चर्यचकित हो गए हैं। चाहे वो यूपी सीएम पद की बात रही हो या इस बार तारीफ करना तो बनता है, सब लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं ये नाम कहां से आ गया। अब सवाल मेरा ये है, ये आखिर अचानक से इतना दलित प्रेम, इतना यूपी प्रेम क्यों है? 2019 इनके बिना नहीं जीत पाएंगे आप? देखिए, हम प्रेम करें तब भी दिक्कत है और उसके बावजूद भी आप क्रिटिसाइज करिए। हमारे लिए तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है। आप बताइए कि देश के जो भी लोग होंगे जो गरीबों के एम्पावरमेंट में भरोसा रखते होंगे, उनका सर फक्र से ऊपर हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जितना प्रसन्न होगा, ये बीजेपी जैसी पार्टी ही है जहां पॉसिबल है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और एक दलित शोषित गरीब वर्ग का व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। ये किसी और पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन होना चाहिए। इतना सिंपल व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बताता है कि हम कमिटेड हैं। और आपने जो कहा दलित प्रेम की आप बात करेंगे तो हम अगर गिनाना शुरू कर दें तो कोई पार्टी टिकेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दलितों का बीजेपी में भी है, चाहे वो एमएलए की बात करें, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, चाहे लीडरशिप की बात करें, क्योंकि हमारे लिए टोकनिज्म नहीं है। ये हम बिलीव करते हैं और ये नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने साकार करके दिखाया है। अभय जी, मानते हैं आप? क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लिए मुसलमान रहे हैं वही आजकल बीजेपी के लिए दलित हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और उसको वो लोग बहुत कुशलता से चला रहे हैं। अगर हम रामनाथ जी के नाम को उसी दलित प्रोजेक्ट के साथ जोड़कर देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत में बहुत अच्छी जमीन भी बनाई है इस प्रतीकात्मक राजनीति का लाभ उठाने के लिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें तो हम पाएंगे कि रामनाथ जी को, जहां तक मैं जानता हूं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे तो मेरी उनसे एकाधिक बार मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें हमेशा ही बहुत ही संयमी और बहुत ही सुसंस्कृत और भद्र व्यक्ति पाया। और मेरे मन के ऊपर उनकी मुलाकातों की बहुत अच्छी छवि है। तब कभी टीवी पे नजर क्यों नहीं आता था?
नहीं, उस वक्त मेरी मुलाकात तो उनसे एक टीवी चैनल पे ही हुई थी, सबसे पहली मुलाकात। मुझे मेरे ख्याल से एबीपी चैनल पे वो भी आए थे किसी कार्यक्रम में, और मैं भी था वहां पे टीका टिप्पणी करने के लिए। तो वो कम जाते थे टीवी चैनलों के ऊपर, लेकिन ऐसी बात नहीं टीवी चैनल पे बिल्कुल न जाते हों, मतलब जो है। और दूसरे एक बौद्धिक कार्यक्रम में, इसमें मुझे एक व्याख्यान देना था, उसमें भी वो थे, वहां भी उनसे भेंट हुई थी, और जो मैंने व्याख्यान दिया तो उस पर उन्होंने मुझसे बाद में चर्चा भी की। तो मेरे मन पे उनकी इच्छा भी है, बढ़िया मूव, पॉलिटिकल मूव हो सकता है, लेकिन बढ़िया मूव कहते हैं बीजेपी की तरफ से। ये बीजेपी की तरफ से हर तरह से अच्छा कदम है, बीजेपी के हित में है, और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रीय हित के विरोध में हो। रामनाथ जी दलित नेता हैं, उत्तर प्रदेश के दलित मतदाता उन्हें अच्छी तरीके से पहचानते हैं, उनके बीच में परिचित हैं, उनके बीच में सब लोग जो भी चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं, उनके बीच में उनका विरोध ही नहीं कर पा रहे, यही बीजेपी चाहती थी। उनके बीच में चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। अब ये जो कदम उठाया है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को भी अगर कोई उनके मुकाबले किसी को उतारना है तो उन्हें भी कमजोर वर्ग से ही उतारना होगा, या दलित उतारना होगा, या आदिवासी को उतारना होगा। समाजवादी पार्टी से भी हैं, साथ ही राजीव त्यागी जो कि बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन राजीव जी क्या कहेंगे अब तो आप लोग कुछ कह ही नहीं पा रहे। इतने दिनों से आप लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, किसी को भनक ही नहीं लगी कि ऐसा नाम आ जाएगा जिस पर अब मायावती भी सामने आके कह देगी कि हम एक दलित चेहरे का तो कभी भी अपोज कर ही नहीं सकते। नीतीश कुमार भी खुलकर आकर तारीफ कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जो है ना पॉलिटिकल मूव चल दिया आप लोगों के खिलाफ। राजीव त्यागी सुन रहे हैं आप? मुझे लग रहा है राजीव त्यागी के पास आवाज नहीं जा रही। इस बीच में बता दूं कि घनश्याम तिवारी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी साथ हैं। हाँ, राजीव जी के पास आवाज जा रही है। का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपने आप शैली थी कि वो हमसे बात करने आए, बिना नाम किए बात करने आए। नाम हमें कोई बताया नहीं, अब नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो उसका स्वागत। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, अगर जवाब आ रही होगी तो। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है, एक्चुअली थोड़ा सा देर तक पहुंच रही है, तब तक मैं मेरी आवाज आ रही है अब तक? आवाज नहीं जा रही है जी, आपकी आवाज आ रही है राजीव त्यागी, थोड़ा सा लेट आप तक हमारा ट्रांसमिशन पहुंच रहा है, तो जब तक आप तक आवाज पहुंचे मैं तब तक घनश्याम तिवारी से रिएक्शन ले लूं। घनश्याम जी, आप भी उसी पाले में है, विपक्ष में है, और आप लोगों के सामने यूपी दलित सारे कार्ड बीजेपी खेलती चली जा रही है, और खुलकर आप सामने आकर क्या अब एक दलित कैंडिडेट का विरोध कर पाएंगे? देखिए, ये बात पाले की नहीं है। देश के राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो दुनिया हमारी तरफ देखती है हम लोकतंत्र में किस तरह की मर्यादा का पालन करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट का नाम प्रस्तुत किया है। हम उनके सामाजिक विश्लेषण में घुसना नहीं चाहेंगे। इसकी जगह विपक्ष के सभी नेता 22 तारीख को मिलेंगे, और एक आवाज में, वन वॉइस में हम अपनी बात रखना चाहेंगे। नहीं तो इस नाम से दिक्कत क्या है? बात किसी भी नाम से दिक्कत की नहीं है। बात यह है कि बात से विरोध क्या देश के राष्ट्रपति के पद पर पूरा विपक्ष, नहीं, कोई जरूरी नहीं है बात विरोध की हो, क्या देश के राष्ट्रपति के रूप में पूरा विपक्ष एक वॉइस के साथ नहीं, क्यों यूपी से है, सरकार ने दलित चेहरा है। हमें समय चाहिए। यूपी में 22 करोड़ लोग हैं, और उसमें जो दलित आबादी है 17-18% है, लेकिन राष्ट्रपति एक ही हो सकता है, काफी नहीं होता है। इसीलिए जो विश्लेषण आप कह रही हैं, हम उस विश्लेषण से सहमत नहीं है। जो राष्ट्रपति का पद होता है, वो देश के संविधान की गरिमा को बरकरार रख सकें, उनके अंदर समस्त पार्टियों का विश्वास हो, और इसके लिए जरूरी है कि पार्टियां विश्वास की बात है। यहाँ दिक्कत यह है कि विश्वास नहीं लिया गया है। सर्वसम्मति से ये बात अगर होनी थी तो क्यों नहीं पहले से ये कैंडिडेचर होगा, ये बताया गया। राजीव त्यागी के बाद थोड़ी सी आवाज आप तक लेट पहुंचेगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे राजीव जी आपके जवाब का। ये विश्वास में नहीं लिया गया इसीलिए दिक्कत है, या फिर नाम का बस विरोध करना है क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट है?
ये तो बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम है ये आवाज पहुंचना। मुझे लगता है उन तक कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से बहुत देर से या तो आवाज जा ही नहीं रही है उन तक। मैं आपसे जवाब आगे लेना चाहूंगी अभय जी, क्या आपको समझ में आ रहा है पूरा जो आप गणित देख पा रहे हैं? दिक्कत क्या है कि देखिए विपक्ष ईगो क्लैश ज्यादा हो रहा है कि हम पहले बोला था विपक्ष अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगा। उसकी वजह यह है कि विपक्ष की जो राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर उसमें आप देखें किसके पक्ष में कितने वोट हैं, तो आप पाएंगे कि विपक्ष की स्थिति कोई बहुत कमजोर नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि विपक्ष बहुत आसानी के साथ में सत्ता पक्ष को हरा देगा। तो इसमें अगर विपक्ष ने ठीक से अपनी शक्तियों को गोलबंद किया और एक बेहतर और आकर्षक उम्मीदवार उतारा रामनाथ जी के मुकाबले। आकर्षक किस सेंस में? आकर्षक वो दलित हो, मुझे लगता है कि मतलब कमजोर वर्ग का हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो आदिवासी भी हो सकता है। मतलब यहाँ वो एक कमजोर वर्ग का नहीं जा रही, सिर्फ यही देखा जा रहा ना कि क्या है, दलित है कि आदिवासी है या क्या है, बस यही आकर्षित कर सकता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का ये मानदंड रहा हो कि हम हमारे लिए दलित उतारना मुफीद हो सकता है। बहुत काफी दिनों से पत्रकारों के बीच में द्रौपदी मुर्मू का नाम चल रहा था, वो एक आदिवासी उम्मीदवार हो सकती थी, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हो सकता था। लेकिन अब देखा जाए विपक्ष कौन सा उम्मीदवार लाता है। अगर विपक्ष ढंग का उम्मीदवार ला पाया और उसके इर्द गिर्द कोई बड़ी एकता बन पाई तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को टक्कर दे सकता है। इसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन संभावनाएं हैं। उस वर्ग से है, इसलिए उनको सामाजिक समस्या क्या है, राजनीतिक समस्या क्या है, संविधान के संदर्भ में भी नारायण जय सब को ध्यान में रख के हमने उनका नाम पे सबका सहमति बना। तुरंत हमने विपक्ष को भी कन्वे कर दिया। खुद प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से बात किया, मनमोहन सिंह जी से बात किया, हमने कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं से बात किया और क्षेत्रीय दलों से भी बात कर रहे, बीएसपी से बात किया, समाजवादी से बात किया, एनसीपी से बात किया, एडीएमके से बात किया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं डीएमके से भी बातचीत करने के लिए, और कुछ क्षेत्रीय पार्टी ने समाधान घोषणा कर चुका है और प्रधानमंत्री जी ने बात किया, बिल्कुल बात किया। ये तो सभी कह रहे हैं कि बात जरूर किया विपक्ष के साथ मिलकर, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा इसका नाम जो है किसी ने नहीं बताया, और यही सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त सामने आ रही है। राजीव त्यागी, आप तक अगर आवाज आ रही है, इस वक्त खबरें ये बहुत चल रही हैं कि विपक्ष की तरफ से भी एक दलित चेहरा और खास तौर पर मीरा कुमार का नाम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कितना हम उसको माने कि ये बात सच है और एक दलित वर्सेस दलित कॉन्टेस्ट ये हो जाएगा? देखिए, मीडिया स्वतंत्र है अपना आकलन करने के लिए कौन कैंडिडेट होगा। जैसे मीडिया में अभी कभी भी हमने जो वर्तमान कैंडिडेट हैं एनडीए के, उनका नाम नहीं सुना था, वो निकल करके आए। इसी तरह से यूपीए भी अपना कैंडिडेट तय करने के लिए स्वतंत्र है और यूपीए निश्चित रूप से हो सकता है कि 22 तारीख की मीटिंग में कहीं कोई निर्णय ले इस विषय पे और निर्णय लेके अवगत कराए आप लोगों को। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पंडित नेहरू ने जब 3 चुनाव जीते शुरू के, तो 3 चुनाव जीतने के बाद डेमोक्रेसी की नींव इतनी बढ़िया रख दी, देश में डेमोक्रेसी की नींव इतनी मजबूत रख दी कि एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। यही हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है और पंडित नेहरू को लिए निश्चित रूप से हम लोगों को इस बात की श्रद्धांजलि देनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कि राष्ट्रपति के चुनाव में पहले भी कांग्रेस से नारायणन साहब रहे, वो दलित समुदाय से थे। मीरा कुमार जी हमारे यहाँ लोकसभा की स्पीकर रही, दलित समुदाय से थी। बाबू जगजीवन राम एक बड़ा नाम थे दलित राजनीति में, कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर्स रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पे रहे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चीज है, एक हम लोगों को 22 तारीख को अपनी स्ट्रेटजी तय करने का एक अवसर मिला है। हम लोग स्ट्रेटजी तय करेंगे, स्ट्रेटजी तय करके हम लोग बाग आगे की रणनीति 22 तारीख को उसका खुलासा करेंगे और हम लोग बाग निश्चित रूप से रामनाथ कोविंद जी को अपना शुभकामनाएं देते हैं। और शुभकामनाएं इसलिए देते हैं कि यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज है हिंदुस्तान की, कि हम लोग बाग मिलकर के देश को बनाने और संवारने का काम करते हैं और देश को बनाने और संवारने में शुभकामनाएं और बधाइयां दी जाती हैं। राजीव जी, कई जगह टोक इसलिए नहीं पाए क्योंकि फिर वो इतना ट्रांसमिशन डिलेड हो जाता कि वो बहुत देर हो जाती जब तक आप जवाब देते, इसलिए आपकी बात हमने सुन ली। और कई जगह जो आपने बोला कि हाँ बधाई देते, बधाई तो अब विपक्ष की तरफ से भी कई तरफ से आ रही है और कहीं यही दिक्कत ना हो जाए आपके लिए, विपक्ष में फूट डालने की कोशिश और विपक्ष में फूट ही कभी
डल जाए। लेकिन सुदेश वर्मा, क्या ये अगर दलित वर्सेस दलित कॉन्टेस्ट हो जाएगा तो जो आप करना चाह रहे थे वो हो पाएगा? नहीं, वो भी हमें बधाई दे सकते हैं ना। कल को ये सुनता कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हमें बधाई दे। साक्षी जी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन राजीव त्यागी जी ने दिया। मतलब आपके जो दर्शक होंगे वो भी हंस रहे होंगे कि नेहरू जी ने बहुत जबरदस्त डेमोक्रेसी की नींव डाली, लेकिन वो डेमोक्रेसी की नींव कांग्रेस में नहीं डाली कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति डायनेस्टी से अगर कनेक्टेड ना हो तो वो बड़े पद पर नहीं जा सकता है, वो डायनेस्टी से ही होना चाहिए। ये कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? हमारे बीजेपी में तो एक आम कार्यकर्ता ये फिर बीजेपी के लिए कहेंगे कि आरएसएस से कनेक्शन होता है तो हर अच्छे पदों पे पहुंच जाते हैं। सुदेश जी, लोगों ने चुना है, जरूरी नहीं है राजीव गांधी जी को लोगों ने चुना। आरएसएस तो हमारा आइडियोलॉजी है, क़यादत में आरएसएस की आइडियोलॉजी तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जी को चुना। क्या प्रॉब्लम है? सोनिया गांधी जी की क़यादत में मनमोहन सिंह साहब को चुना। मनमोहन सिंह के हकों मत छीनिए, लोगों के हकों को खत्म मत करिए। आप दरबारी को रिवार्ड करते हैं, कृपया आप सिर्फ दरबारी को रिवार्ड करते रहे। दरबारी को रिवार्ड करने का रिवाज रहा है। अरे लेकिन आपने जो डेमोक्रेसी की बात की इसकी बात कर रहे हैं। एक अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे राजनीतिक नहीं, आप बोल रहे हैं राजीव जी, कम से कम कांग्रेस ने वही न्यू डाल देते, कांग्रेस ने वही न्यू डाल देते, तो आप भी ऐसे बोलता है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता आप लोगों की तरह से। कोई संभावना नहीं है। ये तो उस खानदान में शादी बनी है। वही तरीका है, वही तरीका है राजीव जी। आप दोनों में कहीं नहीं है, आप दोनों में कहीं नहीं है। कभी अहंकार में नहीं गए। कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इस पर लोग आकलन करेंगे, इस पर लोग आकलन करेंगे। लोग बाग आपके ऊपर हंस रहे होंगे। एक गरीब आदमी, दलित शोषित व्यक्ति को हमारी पार्टी सर्वोच्च पद के लिए सिलेक्ट कर सकती है। ये बीजेपी में भी हो सकता है बस, और कहीं नहीं हो सकता। हमें बहुत फक्र है अपने प्रोसेस पर, हमें अपने डेमोक्रेसी पर बहुत फक्र है, हमें अपने नेतृत्व पर बहुत फक्र है। सर, बड़ा मजा आ रहा है, लोगों को भी मजा आ रहा होगा कि यही दोनों दल आपस में मिलकर आम सहमति की बात कर रहे थे और जब यहाँ बैठ जाते तो लड़ते हैं। कांग्रेस के पर अच्छी बात है कि सुदेश जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लड़ते लड़ते भी मुस्कुराहट है। राजीव जी थोड़े ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो आप दोनों की अभी आपसी जो मैं जरा इस वक्त घनश्याम जी से एक रिएक्शन ले लूं, वो भी बहुत देर से सुन रहे हैं अब, क्योंकि वो भी विपक्ष में ही है, तो विपक्ष का जो एक उसका वर्डिक्ट होना चाहिए वो उनकी तरफ से सुनना भी जरूरी है। घनश्याम जी, अब आप बताइए, अब अगर क्या मीरा कुमार ही नाम हो सकता है जो एक कड़ी टक्कर दे सकता है इनको, वरना कोई और चेहरा अब कुछ छोड़ा नहीं बीजेपी ने आप लोगों के लिए डिसाइड करने के लिए? देखिए, तीन चीजें हैं। पहली तो मैं किसी तरह के स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहूंगा। मीरा कुमार जी का बड़ा व्यक्तित्व है, उन्होंने देश के लिए बड़े काम किए हैं, लोकसभा की स्पीकर भी रही, तो उनके काम को कम करके कहीं भी तरीके से आंका नहीं जा सकता। इसी तरीके से कोविंद जी का भी बड़ा व्यक्तित्व है, गवर्नर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके बारे में देश इस तरीके से नहीं जानता था जिस तरीके से आज ये अनाउंसमेंट हुआ। रही बात विपक्ष एक सुर में बोलेगा, ये जरूरी है कि विपक्ष अपनी राय एक सुर में रखे। सरकार देर से जगी है, विपक्ष ने शुरू से 2 बार बड़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं, सभी पार्टी एक मंच पे आ चुकी हैं और ये बता चुकी हैं कि देश को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो देश के हर व्यक्ति को इंस्पायर कर सके। इस सामाजिक विश्लेषण में मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक में, अमित शाह जी के मास्टर स्ट्रोक में ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र बहुत जीवंत है, बहुत बड़ा है और इसका नमूना बिल्कुल तो कॉन्टेस्ट होना चाहिए। देख रही है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के बाद भी हमेशा हुआ एक बार छोड़ के, तो बाद में मतलब आगे भी जो है कॉन्टेस्ट होते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कोई कॉन्टेस्ट अब्दुल कलाम के सामने अगर कॉन्टेस्ट होता भी है, अगर अच्छे नेताओं के बीच में कॉन्टेस्ट होता है तो उससे किसी को महिला कार्ड खेलकर जो एक सिंबोलिज्म पैदा करके उनको जितवाया था, आज शायद एनडीए ने ये दलित कार्ड खेलकर वही एक रणनीति उनके सामने ही लाकर रख दी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी न्यूज़ 24 पर जारी। नमस्कार।